नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का क्लास 10th साइंस के लेक्चर सीरीज में। आज की इस वीडियो में हम हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है। टेक्निकली डेफिनेशन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं और जो नया सब्सटेंस बना है उसके प्रॉपर्टीज पहले वाले सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग होती है। अब आइए जानते हैं कि जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तब कौन कौन से बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो चेंज इन स्टेट, यानी अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हो सकता है कि उसमें स्टेट का चेंज हो। स्टेट का चेंज हो इसका मतलब ये हुआ जिन दो एलिमेंट के बीच में रिएक्शन हो रही थी, फॉर एग्जाम्पल पहले वो लिक्विड स्टेट में थे और रिएक्शन के बाद वो गैसेस स्टेट में आ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस रिएक्शन के अंदर स्टेट का चेंज हुआ है। दूसरा, कलर का चेंज होना। आपने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा जिसमें एक सर्फ के पानी में, जो शैम्पू और सर्फ का पानी होता है, उसके अंदर जब हम हल्दी डालते हैं तो उसका कलर एकदम लाल, सिंदूरी लाल रंग का हो जाता है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शन होती है और केमिकल रिएक्शन की वजह से उसके कलर में चेंज हो जाता है। थर्ड पॉइंट है एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी जब कभी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो हो सकता है कई बार उसमें से आपको गैस भी निकलती हुई दिखे। चेंज इन टेम्परेचर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये कुछ चीजें हैं जो आपको एक केमिकल रिएक्शन के होते वक्त देखने को मिल जाती है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लें कि आपने एक चूने का पाउडर लिया, उस चूने के पाउडर में, लाइम पाउडर के अंदर आपने पानी डाल दिया। पानी डालने से क्या होगा कि उसमें से एक तो सबसे पहले तो हीट निकलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें टेम्परेचर में चेंज हुआ है। इसके अलावा उसमें आपको पीपीटी बनती हुई भी दिखेगी बॉटम में। इसी प्रकार से जब भी कभी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो कई सारे बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। चलिए अब जानते हैं हमारे डेली लाइफ एग्जाम्पल से कि कब कब केमिकल रिएक्शन होती है और हमें कैसे पता चलेगा कि जो प्रोसेस हुआ है वो एक केमिकल रिएक्शन है भी या नहीं। आपने कई बार देखा होगा कि गर्मियों के अंदर जब हम दूध को फ्रिज में रखना भूल जाते हैं तो वो खट्टा पड़ जाता है, फट जाता है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि वहां पर केमिकल रिएक्शन हो जाती है। इसी प्रकार से कई बार आपने देखा होगा कि जब आप बाजार से फ्रूट वगैरह लेकर आते हैं तो थोड़े टाइम बाद वो सड़ जाते हैं। वो सड़ते क्यों है? क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो जाती है। इसी का एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिया कि आप बाजार से कुछ केले लेकर आए, आप वो केले खाना भूल गए। हफ्ते 2 हफ्ते बाद आप देखोगे कि वो जो केले हैं वो येलो कलर से ब्लैक कलर के हो जाएंगे। केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर भी होती है। हमारा जो पूरा डाइजेशन सिस्टम है, हम जो खाना पचाते हैं, वो पूरा खाने का पाचन क्रिया केमिकल प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन से ही होती है। इसके अलावा जब हम सांस भी लेते हैं तो जो हमारे सांस लेने का प्रोसेस है वो भी केमिकल रिएक्शन है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि कोई चीज केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा। चलिए इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिया कि हम पानी को बॉईल कर रहे हैं, पानी को उबाल रहे हैं, तो पानी को उबालने पर क्या होगा कि जो पानी लिक्विड स्टेट में है वो वेपर स्टेट में चला जाएगा। पानी जो है वो भाप बन जाएगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या ये केमिकल रिएक्शन है? आपका जवाब हो सकता है हाँ, बट ये जवाब गलत है। क्योंकि जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। यहां पर पानी की सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। पानी लिक्विड स्टेट से सिर्फ वेपर स्टेट में जा रहा है। पानी में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कहीं केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं। आपने तो पहले बताया था कि अगर स्टेट में चेंज होता हुआ दिख जाता है, केमिकल रिएक्शन होती है तो इसको जानने का एक सिंपल सा तरीका है। अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, रिएक्शन होने के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, उस प्रोडक्ट से आप वापस रिएक्टेंट नहीं बना सकते। रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है? रिएक्टेंट ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो आपस में रिएक्ट कर कर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। अब वापस इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। केले वाला एग्जाम्पल लेते हैं। आप बाजार से केले लेकर आए, हफ्ते भर बाद वो केले सड़ गए, केले येलो से ब्लैक कलर के हो गए। तो क्या अब उस काले जो सड़े हुए केले हैं उनसे आप वापस फ्रेश केले बना सकते हो? नहीं बना सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर कैसा चेंज आया है? यहां पर केमिकल चेंज आया है, यहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है। अब वापस पानी वाला एग्जांपल लेते हैं। आपने पानी को बॉईल किया, पानी लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में चला गया। अब
अब क्या हुआ, यहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई, ये कैसे पता चलेगा? तो क्या आप उस वेपर से, उस स्टीम से वापस पानी बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, यहाँ पर कोई केमिकल चेंज नहीं आया, क्योंकि जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होगी तो आप प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट नहीं बना सकते, वहां पर केमिकल चेंज आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि हाइड्रोजन जो कि गैस स्टेट में होती है, ऑक्सीजन वो भी गैस स्टेट में होती है, ये आपस में रिएक्ट करती है और रिएक्ट करके वाटर बना देती है। H2 + O2 गिव्स H2O। ये सिंपल सी इक्वेशन है। अब इस रिएक्शन को आप लिखोगे कैसे? अब एक तरीका तो ये हो गया कि आप पैराग्राफ बना के लिख रहे हो कि हाइड्रोजन जो कि गैस स्टेट में है उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसने H2O बनाया जो कि लिक्विड स्टेट में है। तो इतना लंबा चौड़ा लिखने से अच्छा क्या होगा कि हम इसको सिंबल में लिख दें। तो केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी केमिकल रिएक्शन का। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रहे हैं, ये केमिकल रिएक्शन है। इसको हम सिंबल में कैसे लिख सकते हैं? H2 + O2 गिव्स 2H2O। क्लियर है? चलिए केमिकल इक्वेशन को एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहां पर मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। अब केमिकल इक्वेशन लिखते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो पहले जान लेते हैं। केमिकल इक्वेशन आप जब भी लिखेंगे तो जिन सब्सटेंस के बीच में रिएक्शन हो रही है उसको आप लेफ्ट साइड में लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। उसके बाद रिएक्शन होने के बाद हमें क्या प्रोडक्ट मिल रहा है उसको आप राइट हैंड साइड में लिखेंगे, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ आप एक एरो बनाएंगे, क्योंकि रिएक्टेंट्स के बीच में रिएक्शन हो रही है और इस रिएक्शन से हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है? जिन दो चीजों के बीच में रिएक्शन हो रही है उन्हें हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और रिएक्शन के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर है? सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बुक के अंदर आपकी एक एक्टिविटी दी हुई जिसमें हमने क्या किया है कि एक मैग्नीशियम के रिबन को जलाते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। दरअसल होता क्या है कि जब आप मैग्नीशियम के रिबन को जलाओगे तो मैग्नीशियम का वो रिबन हमारे वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, जिससे क्या होगा, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। ये वही इक्वेशन है जो हमने अभी पढ़ी थी कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब ध्यान देना, जब भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो मैग्नीशियम रिबन को सबसे पहले सैंड पेपर से साफ किया जाता है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि मैग्नीशियम रिबन को साफ करने का उद्देश्य क्या है? मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करना पड़ता है? दरअसल इसका रीजन ये है कि मैग्नीशियम रिबन जो है ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, और एटमॉस्फेयर में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। तो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन क्या करती है? मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना देती है, और इस लेयर की वजह से जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं, मैग्नीशियम के इस रिबन को जलाते हैं तो वो मुश्किल से जलता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं सैंड पेपर से, ताकि जो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हट जाए और मैग्नीशियम का जो रिबन है वो अच्छे से बर्न हो। क्लियर है? अब जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन लिखोगे तो आप उसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आपको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। अब आप कहोगे ये क्या भला है, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का मतलब क्या हुआ? तो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने क्यों पड़ता है पहले ये जान लेते हैं। आपने 9th 8th 9th के अंदर पढ़ा होगा कि मास को हम ना तो बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता मास क्या होता है, मास और वेट में क्या अंतर होता है। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये नहीं पता होती बच्चों को। तो पहले जान लेते हैं कि मास और वेट में क्या अंतर होता है, फिर हम आगे बात करेंगे। दरअसल मास का मतलब होता है किसी भी बॉडी में कितना मैटर है उसको हम बोलते हैं मास, और कोई बॉडी अर्थ के ऊपर कितना फोर्स लगा रही है, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से कितना फोर्स लगा रही है, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अर्थ के सरफेस पर कितना फोर्स लगा रही है, उसको हम बोलते हैं वेट। मास जो है वो ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आप धरती के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट का मास नापोगे, वो उसका मास उतना ही आएगा जितना चांद पर आएगा, जितना किसी और प्लेनेट पर आएगा, चाहे उनकी ग्रेविटी की वैल्यू अलग अलग हो। लेकिन
वेट की वैल्यू जो है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग आती है। अर्थ के ऊपर वेट की वैल्यू अलग आएगी, मून के ऊपर वेट की वैल्यू अलग आएगी। आपका वजन धरती पर 70 किलो है तो वो चांद पर 70 किलो नहीं होगा, वो चांद पर कम होगा। क्यों? क्योंकि चांद पर गुरुत्वाकर्षण की वैल्यू, ग्रेविटी की वैल्यू कम है अर्थ के कंपैरिजन में। क्लियर है? लेकिन अगर धरती पर किसी का मास 4 किलो है तो चांद पर भी उसका मास 4 किलो ही होगा, किसी दूसरे ग्रह पर भी उसका मास 4 किलो ही होगा, क्योंकि मास जो है वो उस बॉडी का, उस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूएंट है। उस ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है वो बताता है मास को। क्लियर है? तो अब आते हैं आगे वापस अपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टॉपिक के ऊपर। मास को ना तो हम बना सकते हैं, यानी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर उसका जो मैटर है उसको ना तो हम बना सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये यूनिवर्सल लॉ है, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्लियर है? उसी तरह से जिस तरह से मास को ना तो बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का मतलब क्या हुआ कि अगर रिएक्टेंट साइड में 2 हाइड्रोजन है तो प्रोडक्ट साइड में भी 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। अगर रिएक्टेंट साइड में 2 ऑक्सीजन है तो प्रोडक्ट साइड में भी 2 ऑक्सीजन होने चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो कहेंगे कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हमें हमारी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इस एग्जांपल से ही। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया हुआ हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर यहाँ पे वाटर बना रहे हैं, इसका एग्जांपल लिया हुआ H2O2 gives H2O। जब भी आपको किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना हो तो सबसे पहले एक टेबल बना दो। उस टेबल में 3 सेक्शन बना दो। एक सेक्शन होगा एलिमेंट्स का, दूसरा सेक्शन होगा रिएक्टेंट का और तीसरा सेक्शन होगा प्रोडक्ट का। एलिमेंट्स वाले सेक्शन में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है केमिकल रिएक्शन में वो सारे लिख दो। यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं? एक तो हाइड्रोजन के एटम्स है, दूसरा ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो यहाँ पर लिख दो हाइड्रोजन के एटम, ऑक्सीजन के एटम। अब रिएक्टेंट साइड में कितने हाइड्रोजन है वो नंबर लिख दो यहाँ पर। तो रिएक्टेंट साइड में 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, ये नंबर मैंने यहाँ लिख दिया। प्रोडक्ट साइड में कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है? तो प्रोडक्ट साइड में आप देखोगे तो आपको 2 हाइड्रोजन दिखेंगे और 1 ऑक्सीजन दिखेगा। तो मैंने हाइड्रोजन एटम के आगे प्रोडक्ट साइड में लिख दिया 2, ऑक्सीजन के आगे लिख दिया 1। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? जी नहीं, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट साइड में 2 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड में 1 ऑक्सीजन है, तो इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? रिएक्टेंट साइड में 2 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट में 1 है, तो प्रोडक्ट साइड में हम कितने ऑक्सीजन करेंगे? 2 करेंगे। तो प्रोडक्ट साइड में 2 ऑक्सीजन करेंगे। तो अब रिएक्टेंट साइड में कितने ऑक्सीजन आ गए? रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन आ गए 2 और प्रोडक्ट साइड में भी कितने ऑक्सीजन आ गए? 2। लेकिन अब 1 मिनट रुको, यहाँ पर हो गया है थोड़ा सा लोचा। लोचा क्या हुआ है कि 2 जब हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन की संख्या हो गई 4। अभी भी ये इक्वेशन अनबैलेंस हो जाएगी क्योंकि रिएक्टेंट साइड में तो हाइड्रोजन 2 है और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 4 आ गए। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे कि रिएक्टेंट साइड में भी हाइड्रोजन एटम्स के आगे मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इससे क्या होगा कि अब रिएक्टेंट साइड में भी कितने हाइड्रोजन आ गए हैं? रिएक्टेंट साइड में भी अब 4 हाइड्रोजन आ गए हैं, प्रोडक्ट साइड में भी अब 4 हाइड्रोजन आ गए। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? 4 और प्रोडक्ट साइड में भी क्या लिख देंगे? 4। अब ये इक्वेशन हमारी पूरी तरह से बैलेंस हो गई है। क्लियर है? अब आप कहोगे सर आपने सबसे पहले यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या क्यों बढ़ाई? हम यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या घटा क्यों नहीं सकते? तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो हमेशा O2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आपको ऑक्सीजन का केवल एक सिंगल एटम एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन का एटम हमेशा O2 में होता है, इसलिए इसको आप कम नहीं कर सकते। इसको कम नहीं कर सकते इसका मतलब क्या हुआ? आपको प्रोडक्ट साइड में एक ऑक्सीजन बढ़ाना पड़ेगा। और ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया था। 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन 4 हो गए। हाइड्रोजन 4 हो गए तो हाइड्रोजन को वापस बैलेंस करेंगे और हाइड्रोजन को वापस बैलेंस करने के लिए यहाँ हाइड्रोजन के आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तो हो गई एकदम सिंपल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। लेकिन अभी हमारा यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ है। ये केमिकल इक्वेशन अभी कंप्लीट नहीं है।
इसको कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जब भी आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर दो तो बैलेंस करने के बाद आपको उसकी फिजिकल स्टेट वगैरह के बारे में जानकारी बतानी पड़ेगी। जैसे जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्टेंट है, ये किस स्टेट में है ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। और मेंशन करने के लिए जैसे ये गैसेस स्टेट में, तो मैंने यहाँ ब्रैकेट में स्मॉल जी लिख दिया। अगर ये लिक्विड स्टेट में होते तो मैं यहाँ स्मॉल एल लिख देता, अगर सॉलिड स्टेट में होते तो स्मॉल एस लिख देते। जैसे ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके मुझे वाटर दे रहे हैं। वाटर किस स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है, इसलिए मैं ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा? स्मॉल एल। अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट जम रहा है तो आपको उस रिएक्शन के बाद इस तरह से एरो बनाना पड़ेगा। ये एरो ये दर्शाता है कि उस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा है। क्लियर है? अगर किसी रिएक्शन के अंदर गैस निकल रही है तो गैस के लिए आपको इस तरह से एरो बनाना पड़ेगा कि उस रिएक्शन के अंदर, ये एरो बताता है कि उस रिएक्शन के अंदर कुछ ना कुछ गैस निकल रही है रिएक्शन के बाद। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस भी होती है, जैसे अगर कोई रिएक्शन है वो कुछ फिक्स पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगी तो आपको उसका टेम्परेचर भी मेंशन करना पड़ेगा। और ये टेम्परेचर कहाँ मेंशन करेंगे? इस एरो के या तो ऊपर या इस एरो के नीचे। कई बार प्रेशर दिया होता है, कोई रिएक्शन कुछ पर्टिकुलर फिक्स प्रेशर की वैल्यू के ऊपर ही होती है। कई बार कैटलिस्ट दिए होते हैं। दरअसल कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, उनको हम कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो कई बार कैटलिस्ट भी दिए हुए होते हैं, उन कैटलिस्ट को भी हमें कई बार एरो के ऊपर या नीचे मेंशन करना होता है। ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि किसी केमिकल रिएक्शन को चालू करने के लिए आपको हीट देनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको रिएक्टेंट साइड में प्लस हीट लिखना पड़ेगा। कई बार ऐसा होगा कि रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट में आपको हीट मिलेगी, तो वहां पर आपको प्रोडक्ट साइड में प्लस करके हीट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां तक की चीजें मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गई होगी। अभी तक हम काफी ज्यादा बेसिक से चल रहे हैं। तो यहां तक तो बात हो गई कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में कैसे लिखते हैं, उस केमिकल इक्वेशन को फिर बैलेंस कैसे करते हैं। उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हमें उस केमिकल इक्वेशन में मेंशन करनी होती है, वो कैसे करते हैं, ये सारी बातें हमने कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है? क्योंकि एग्जाम्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस को केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।